हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी का पहला पार्ट प्रकाश का परावर्तन के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रकाश का परावर्तन से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है। तो जो प्रकाश होता है ये ऊर्जा का एक रूप होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। ए ऑप्शन है वक्र रेखा में, बी ऑप्शन है सीधी रेखा में, सी ऑप्शन है गोलीय रेखा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। तो जो प्रकाश होता है ये सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है हवा में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है शीशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो किरण आकर दर्पण से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जहां पे वो किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और टकराने के बाद जो किरण लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किलोमीटर में कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन है गैलीलियो ने, सी ऑप्शन है रोमर ने, डी ऑप्शन है स्नेल ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। तो रोमर ने ज्ञात किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो जो प्रकाश होता है यह अनुप्रस्थ तरंग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अदीप्त, बी ऑप्शन है प्रदीप्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती का अपना प्रकाश होता है, तो यहाँ पे मोमबत्ती प्रदीप्त वस्तु होगा। सूर्य भी प्रदीप्त
वस्तु होगा, जलता हुआ बल्ब भी प्रदीप्त वस्तु होगा, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अदीप्त वस्तु, बी ऑप्शन है प्रदीप्त वस्तु, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे जो किताब है इसका कोई भी प्रकाश नहीं है तो ये अदीप्त हो जाएगा। जैसे टेबल कुर्सी का अपना प्रकाश नहीं होता है तो भी क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तु हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर क्या होता है, मिलता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और ये प्रश्न प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण के, बी ऑप्शन है परावर्तन कोण के, सी ऑप्शन है विचलन कोण के, डी ऑप्शन है इनमें से सभी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। और आपतन कोण को कोण आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो हम अभी बताए हैं कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। अगर आपतन कोण 50 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है और श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वह
यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दूरदर्शी कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्लैक लाइन आप लोग देख रहे हैं ये परावर्तक सतह है, और ये जो अंदर वाला आप ये भाग देख रहे हैं ये क्या हुआ है? पॉलिश किया हुआ भाग है। तो इसका जो परावर्तक सतह है ये बाहर की तरफ में उभरा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ में धंसा हो उसे क्या कहते हैं? अगर बाहर की तरफ में हम कलई कर दें, इसका आप देखिए परावर्तक सतह है जो अंदर की तरफ में धंसा हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो ये ब्लैक लाइन आप लोग देख रहे हैं ये अंदर की तरफ में धंसा हुआ है और ये पॉलिश किया हुआ भाग है। तो इसे कौन सा दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अगर समतल हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि इतना छोटा दर्पण में क्या होता है कि पीछे की जितनी गाड़ियां आती हैं बड़ी से बड़ी उनका छोटा और सीधा यहाँ पे प्रतिबिंब बना के दिखाते रहता है। इसीलिए मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हम अभी बताए हैं मोटर गाड़ी के जो साइड मिरर होता है इसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ये किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है अवतल दर्पण का, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चिकित्सा क्षेत्र यानी डॉक्टरी क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवतल दर्पण होता है ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण का।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और जो बैक लाइट होता है, जो पीछे वाला लाइट होता है, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है द्वारक, बी ऑप्शन है चौड़ाई, सी ऑप्शन है लंबाई, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दर्पण का लंबाई होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रधान अक्ष, बी ऑप्शन है वक्र अक्ष, सी ऑप्शन है समानांतर अक्ष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाता है, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं और ध्रुव को पी से सूचित करते हैं और फोकस को एफ से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है फोकस दूरी, सी ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, डी ऑप्शन है द्वारक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो ये बिंदु स्थित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे फोकस कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे फोकस दूरी कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ए ऑप्शन है ध्रुव पे, बी ऑप्शन है फोकस पे, सी ऑप्शन है अनंत पे, डी ऑप्शन है फोकस और ध्रुव के बीच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो फोकस में बनेगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब वस्तु अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब वस्तु फोकस पे होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। तो ये एक दूसरे के उल्टा होता है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। ए ऑप्शन है ध्रुव पे, बी ऑप्शन है फोकस पे, सी ऑप्शन है अनंत पे, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है। तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। और जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है सीधा और छोटा, बी ऑप्शन है उल्टा और छोटा, सी ऑप्शन है सीधा और बड़ा, डी ऑप्शन है उल्टा और बड़ा। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा और छोटा बनता है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा और बड़ा बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा होता है, तो इसे आपको याद रखना है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर।
35 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन के लगभग 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और इसका पीडीएफ हम अभी फ्री में देंगे, और आपको बताएंगे कि कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना है। और उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और बोलिएगा कि आज क्लास पे यहाँ पे बोर्ड परीक्षा के लिए नया बैच शुरू हो चुका है, और ये क्लास डेली 7 बजे चलेगा। तो आप लोग टाइम नोट कर लीजिए, और 7 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो सभी के फोन में होता है क्रोम, तो उस क्रोम को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपका गूगल क्रोम खुल जाता है, तो इसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। जैसे हम लिख रहे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही लिख देना है, तो CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास होम, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा, और यहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। अगर इस पे क्लिक कीजिएगा तो टेस्ट पे अगर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे टेस्ट आपका खुल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे समय लग रहा है, यहाँ पे देखिए खुल गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 29 फरवरी के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल टेस्ट, तो इस टेस्ट पे किसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे टेस्ट खुल के ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए। इसके बाद यहाँ पे आपको आना है स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको नाम डालना है। तो जैसे हमें यहाँ पे एक नाम डाल दे रहे हैं राम, आप लोग यहाँ पे अपना नाम डालिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो अगर हम यूनान को करेंगे तो यूनान सही ऑप्शन है, तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। अगर आप लोग गलत कीजिएगा, यहाँ पे देखिए किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने किया, लेकिन हम यहाँ पे नेपाल का टिक लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा। जो सही ऑप्शन रहेगा वैसे बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें 31 क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पे टेस्ट देके आप लोग बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। और उसके बाद इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया। आज का डेट आप लोग देखिएगा 7/4/2022, प्रकाश का परावर्तन ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे डाउनलोड का यहाँ पे दिख रहा है, इसी डाउनलोड पे बस आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा आपका पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
यहाँ पे पीडीएफ देखिए ये खुल गया है, यहाँ पे आप लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, जो पढ़ाए हैं उसका आंसर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा। और यहाँ से अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस पे बस आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे डाउन एरो आप लोग देख रहे हैं, इसी पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।